हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैथ्स में। आज हम लेके बिहार दरोगा के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बिहार दरोगा प्री में करंट अफेयर के बाद अगर किसी का ज़्यादा वेटेज रहता है तो वो साइंस का है। साइंस, करंट और मॉडर्न हिस्ट्री, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि साइंस का किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर बेस पे इसको बनाया गया है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए प्रारंभ करते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ कि आकार के अनुसार मस्तिष्क के भागों का क्रम क्या है। तो मस्तिष्क को पता है आप लोगों को 3 भागों में बटा होता है। तो आकार के अनुसार मतलब सबसे बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद पश्च मस्तिष्क होता है और मध्य मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ, उसमें सबसे बड़ा बोलता है तो अग्र मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों, तो अग्र मस्तिष्क का कौन सा मुख्य भाग है दोस्तों। तो अग्र मस्तिष्क मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं सेरेब्रम, एक सेरेब्रम होता है और दूसरा होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये 3 भागों में बटा हुआ है। अग्र मस्तिष्क का कौन सा पार्ट में भागा हुआ है तो दोस्तों, तो सेरेब्रम, फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसका भाग है, तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग याददाश्त के लिए जिम्मेदार है। तो याददाश्त के लिए कौन सा जिम्मेदार है दोस्तों, तो सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम याददाश्त, बुद्धिमत्ता और सोच वाला, सोच के लिए जिम्मेदार है। तो याददाश्त हो या बुद्धिमत्ता हो या सोच के लिए कौन सा मस्तिष्क जिम्मेदार है दोस्तों, सेरेब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों, थैलेमस के किन संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है दोस्तों। तो थैलेमस नाक, त्वचा और जीभ को नियंत्रित करता है। थैलेमस नाक, त्वचा और जीभ को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पे बात है कि हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य है शरीर का तापमान को नियंत्रित करना। क्या है, शरीर का तापमान को इसका नियंत्रित करना। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि किस प्रकार की भावनाएं जैसे प्यार, भूख, डर आदि का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। किस प्रकार की भावनाएं जैसे प्यार, डर, भूख, गुस्सा आदि का नियंत्रण किससे होता है दोस्तों, तो ये भी हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस से होता है। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी पर भी इसका नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस का। तो इसीलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर है कि मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो मध्य मस्तिष्क आँख और कान जैसे संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है। आँख, कान जैसे संवेदी अंगों को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों, तो मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि पश्च मस्तिष्क के कौन से भाग होते हैं। तो पश्च मस्तिष्क के मुख्यतः देखिए, देख लीजिए, पोन्स होते हैं, मेडुला होते हैं और अनुमस्तिष्क सेरेबलम होते हैं। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये जिसे सेरेबलम कहा जाता है, पश्च मस्तिष्क का भाग है दोस्तों। तो सेरेबलम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो सेरेबलम या अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो अनुमस्तिष्क शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है। तो सेरेबेलम, बेलम से ही बैलेंस करता है। सेरेबेलम का क्या काम है, बैलेंस करना है बॉडी को। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों कि अनुमस्तिष्क ऐच्छिक कार्यों में कैसे मदद करता है दोस्तों। तो मांसपेशियों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है, जिससे ऐच्छिक कार्य जैसे पेन उठाना संभव हो पाता है दोस्तों। तो ऐच्छिक कार्यों कैसे मदद करता है, तो मांसपेशियों के मूवमेंट से। नेक्स्ट है दोस्तों कि शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रभावित होता है दोस्तों। शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो अनुमस्तिष्क से सेरेबलम सबसे अधिक प्रभावित होता है। और ये बैलेंस बिगड़ जाता है शराब पीने से, तो आदमी टगने लगता है जैसे कि। नेक्स्ट है कि मेडुला ओब्लोंगेटा का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो मेडुला ओब्लोंगेटा का मुख्य कार्य है दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तचाप, लार, धड़कन, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उल्टी आना, खांसी और छींकना किसका काम है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा का, जो कि मेरे शरीर पे इच्छा नहीं होता है जिसका। नेक्स्ट है दोस्तों कि पोन्स का क्या कार्य है दोस्तों। तो पोन्स शरीर और मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। पोन्स शरीर और मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। फिर दोस्तों है कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। फिर है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा पेड़ पौधे या पत्ती कितने प्रतिशत ऊर्जा अवशोषित कर पाते हैं, तो 1%, मात्र 1% ही अवशोषित कर पाते हैं, बाकी 99% उसको रिटर्न कर देते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन FRO में इससे पहले बिहार दरोगा के कई एग्जाम में, लगभग 2 से 3 एग्जाम में पूछा गया है, सिर्फ बिहार दरोगा में। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा पेड़ पौधे या पत्ती कितने प्रतिशत ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो मात्र 1%, मात्र 1%। फिर है कि सफ़ेदी करने के बाद चमक किस गैस की वजह से आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सफ़ेदी करने के बाद चमक किस गैस की वजह से आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया जाए तो दोस्तों, तो कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, तो उसका भी राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी ग्रह पर वस्तु का भार क्या होगा यदि उसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही पृथ्वी से आधी हो जाए, तो भार आधा हो जाएगा दोस्तों।
किसी ग्रह पर वस्तु का भार क्या होगा यदि उसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही पृथ्वी से आधे हो तो क्या होगा, इसका भार आधा हो जाएगा दोस्तों, भार आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मास और वेट में क्या चीज़ स्थिर रहती है, तो ये बहुत बार बता चुके हैं कि द्रव्यमान स्थिर रहता है, कहीं भी बदलता नहीं है, लेकिन मास बदलते रहता है, भार बदलते रहता है, भार बदलते रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है दोस्तों। अगर पृथ्वी पर आपका भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार कितना न्यूटन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका न्यूटन 10 न्यूटन हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर आपका भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि मेरा भार जो पृथ्वी पर का भार का 1/6 होता है दोस्तों चंद्रमा पे। वर्ण विक्षेपण में किस घटना का उदाहरण है दोस्तों, तो प्रकाश का विभिन्न रंगों में बिखरना, इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का विभिन्न रंगों में बिखरना उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पर तारों का टिमटिमाना किस चीज़ का उदाहरण है, तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है दोस्तों, अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण किसी भी चीज़ का उथला दिखना, चपटा दिखना, थोड़ा बड़ा दिखना वास्तविक स्थिति से, तो सब अपवर्तन के कारण होता है। पानी में चीज़ अगर किसी चीज़ का उभरा दिख रहा है तो ये क्या इसका कारण है, तो अपवर्तन के कारण है। फिर है कि विद्युत विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, तो वोल्ट है। विद्युत विभवांतर का एसआई यूनिट क्या है, तो वोल्ट है, वोल्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट के अंदर कैसे लगाया जाता है, तो पैरेलल समांतर में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट के अंदर कहाँ लगाया जाता है, तो समांतर क्रम में लगाया जाता है। और एम मीटर को कैसा कहाँ लगाया जाता है, तो सीरीज में लगाया जाता है। और फ्यूज को भी सीरीज में लगाया जाता है। एम मीटर कहाँ लगाया जाता है, तो सीरीज में लगाया जाता है, और फ्यूज को भी सीरीज में लगाया जाता है दोस्तों। फिर है कि प्रश्न है, एम मीटर किस चीज़ का मापन करता है, तो ये तो करंट विद्युत धारा का मापन करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि करंट की दिशा का मापन कौन करेगा दोस्तों, तो गैल्वेनोमीटर। करंट की दिशा अगर पूछ दे तो गैल्वेनोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर होगा दोस्तों। ओम मीटर किसका एसआई यूनिट है, तो प्रतिरोधकता का है। ओम मीटर किसका एसआई यूनिट है, प्रतिरोधकता का। सिर्फ ओम पूछे तो प्रतिरोध का, सिर्फ ओम पूछे तो प्रतिरोध का, और ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है दोस्तों। फिर है कि शरीर की पहली कोशिका का नाम क्या है दोस्तों, तो युग्मनज जाइगोट है। शरीर का अगर कोई भी पहला कोशिका अगर जो बनता है दोस्तों किसी भी में, तो ये जाइगोट होता है दोस्तों, जाइगोट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि युग्मनज के निर्माण से पहले कौन सा कोशिका विभाजन हुआ होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन। युग्मनज से पहले अगर कोई भी कोशिका विभाजन होता है तो यह अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है दोस्तों, तो ओवम अंडाणु, जो कि महिला में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाया जाता है, ओवम अंडाणु, महिला में पाया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा में पाया जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि पौधों का मादा प्रजनन अंग कौन सा है दोस्तों, तो कार्पेल पिस्टिल, जिसको वर्तिकाग्र या वर्तिकाग्र पूछता है। वर्तिका या वर्तिकाग्र यह मादा जनन भाग है दोस्तों। तो पौधों का मादा जनन भाग कौन है, कार्पेल या पिस्टिल, जिसे वर्तिका या वर्तिकाग्र कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, एक विद्युत केतली में पानी किस विधि से द्वारा गर्म होता है दोस्तों, तो पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, संवहन द्वारा। विद्युत केतली है, विद्युत केतली में अगर हम पानी रखते हैं तो सुबह तक भी पानी गर्म रहता है, रात में रखते हैं तो संवहन द्वारा गर्म होता है। यदि केतली का हैंडल गर्म हो जाता है तो ये किस विधि से होता है दोस्तों, तो चालन द्वारा। दो क्वेश्चन है, हैंडल पूछे तो चालन द्वारा, लेकिन पानी जो गर्म हो रहा है ये संवहन द्वारा होता है। संवहन गैस तथा द्रव में होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि कोयला का जलना ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, तो कोयला का जलना क्या है, ऑक्सीडेशन, जिसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का हटना होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब यहाँ से हटता है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है तथा रासायनिक अभिक्रिया, दोनों है। संयोजन अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट पे बात कर ले दोस्तों कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है दोस्तों, तो जोड़े में दर्द, जिसे गॉट कहा जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, जोड़े में दर्द, जिसको गॉट गॉट कहते हैं। गॉट किससे होता है, यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। नेक्स्ट है कि प्रश्न जो है कि बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करता है दोस्तों, तो ये पिता करता है। मादा से XX आएगा, पिता का XY आएगा। अगर XX मादा से X आया और पिता से X आया तो लड़की बनेगा, और इधर मादा से तो X ही आएगा लेकिन पिता से Y आ जाएगा तो पुत्री बनेगा। तो किस मेन जिम्मेदार कौन होता है दोस्तों, पिता होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किन्नर में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, तो 47 गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र ज़्यादा आ जाते हैं दोस्तों, इसीलिए हो जाते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों कि गुणसूत्रों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थालिन हो गया है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। इसका उदाहरण भी याद रखिएगा। फिर है कि
गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया। यहाँ पे दो क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन घुमा देता है। तो गैस से ठोस में सीधे बढ़ने की प्रक्रिया को डिपोजिशन या निक्षेपण कहा जाता है, डिपोजिशन या निक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गैस से तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो गैस से तरल में संघनन, गैस से तरल में बदलेगा तो क्या होगा दोस्तों, तो संघनन होगा, संघनन होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है दोस्तों, तो लेवोजियर ने दिया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो लेवोजियर ने दिया। लेवोजियर को क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया है दोस्तों, तो निश्चित अनुपात का नियम दिया है प्रोस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया है, तो प्रोस्ट ने दिया है। नेक्स्ट पे बात कर ले दोस्तों, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को कहा जाता है। अभी जो ऊपर बताया रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि दहन का नियम किसने दिया है, तो लेवोजियर ने ही दिया। दहन का नियम भी दिया है, लेवोजियर ने दिया। किसने दिया, लेवोजियर ने दिया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों, परमाणु की संरचना की खोज किसने की है, तो रदरफोर्ड ने। परमाणु की संरचना की खोज किसने की है, तो रदरफोर्ड ने। इसने नाभिक की खोज भी किया दोस्तों। ये क्वेश्चन इन्फोर्समेंट SI मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु सिद्धांत पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों, तो जॉन डाल्टन होगा। परमाणु सिद्धांत के बारे में पूछे तो जॉन डाल्टन होगा। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिया है। फिर है कि कोशिका सिद्धांत किन दो व्यक्तियों ने दिया है, तो कोशिका सिद्धांत किन दो व्यक्तियों ने दिया है, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया है। 1938-39 में दिया है कोशिका सिद्धांत। डेट कभी कभी याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने 1938 से 1939 में। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की विकिरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। ये 2213 प्री में पूछा गया था दोस्तों। इस टाइप का अपवर्तन परिवर्तन का कम से कम उदाहरण देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अपवर्तन किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो लेंस के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि प्रकाश की किरणों को कौन फैलाता है दोस्तों, डाइवर्ज कौन करता है दोस्तों, तो अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अवतल को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि घनाकार उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो किडनी के ट्यूबवेल में और लार ग्रंथिया की नलियों में। तो घनाकार उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है, किडनी और लार ग्रंथियों की नलियों में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर पहली बार यूरिया किसने बनाया था दोस्तों, तो वोहलर ने, फ्रेडरिक वोहलर ने। तो यूरिया का निर्माण कभी पूछेगा कि यूरिया का निर्माण किसको गर्म करने पर हुआ, तो अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो यूरिया का निर्माण हुआ। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में प्योर मेटल कहाँ जमा होता है, तो कैथोड पर। इस तरह का कथन और कारण देख के इन्फोर्समेंट में नहीं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनरी में प्योर मेटल कहाँ जमा होता है दोस्तों, तो कैथोड में। कैथोड शुद्ध धातु का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है, शुद्ध धातु का बना होता है। नेक्स्ट है कि युग्मनज या जायगोट किसे कहते हैं दोस्तों, तो इसको देख लीजिए। जायगोट किसे कहा जाता है, जब स्पर्म शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे जायगोट कहा जाता है। जब स्पर्म क्या है, शुक्राणु और अंडाणु से मिलता है तो एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे जायगोट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण किस स्थिति में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। अवतल दर्पण किस स्थिति में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि दूरदृष्टि दोष के दो कारण क्या है दोस्तों, तो दूरदृष्टि के दो कारण है कि लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा और आई बॉल का छोटा हो जाना। आई बॉल छोटा हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। आई बॉल छोटा हो जाता है और लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये इसी के कारण दूरदृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि प्रिज्म से निकलने वाले 7 रंगों में से सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम विचलन किसका होगा दोस्तों, तो लाल रंग का होगा। सबसे अधिक विचलन होगा तो बैगनी रंग का होगा। सबसे अधिक विचलन किसका होगा, बैगनी रंग का। सबसे कम विचलन होगा तो लाल रंग का। और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है तथा वेग अधिक होता है, लेकिन प्रकीर्णन लाल रंग का कम होता है। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो इसको क्लियर करके जाएगा। इसी में से कथन और कारण उठा के दे देगा, फिर कन्फ्यूज आइएगा। नेक्स्ट है कि प्रिज्म में से निकलने वाले 7 रंगों में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक बताए थे कि बैगनी का होता है। सबसे कम विचलन लाल का, सबसे अधिक बैगनी का होता है। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है दोस्तों, तो प्रकीर्णन भी बैगनी का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि पौधे में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला सरल स्थायी उत्तक कौन है दोस्तों, तो पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड स्टोरेज करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि पैरेन्काइमा टिश्यू की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में ही
क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कोलेनकैमा याद रखिएगा, क्लोरेनकैमा। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऐसे पैरेनकाइमा जिनमें खाली जगह होती है और जिसमें हवा भरी होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जलीय जीव, जलीय पादपों में अत्यधिक पाया जाता है दोस्तों, जलीय पादपों में अत्यधिक पाया जाता है, इसीलिए वो फ्लोट करता है दोस्तों। खाली जगह होता है तो इसलिए हल्का होता है और फ्लोट करता है। तो ऐसे पेरेनकाइमा जिनमें खाली जगह होती है और जिसमें हवा भरी होती है, खाली जगह और हवा भरी जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो एरेनकाइमा कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि पौधे की लंबाई के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है, तो मैरिस्मेटिक उत्तक जिम्मेदार है दोस्तों लंबाई के लिए मैरिस्मेटिक उत्तक। नेक्स्ट बात करते हैं कि मांसपेशियाँ जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उन कोशिकाओं का नाम क्या है, तो मसल फाइबर है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं मांसपेशी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, तो बेलनाकार होता है। मांसपेशी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है दोस्तों, बेलनाकार होता है। ये एफआरओ में पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन। तो मांसपेशी कोशिकाओं का आकार कैसा होता है दोस्तों, तो बेलनाकार होता है। चलिए कि त्वचा में कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है, जो कि हमारे चमड़ा या त्वचा में कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है, तो स्तरीकृत उत्तक पाया जाता है। तो देख लेते हैं कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेनम एपिथेलियम टिश्यू, जिसे कि स्तरीकृत स्क्वेमस उत्तक पाया जाता है, स्तरीकृत उपकला उत्तक पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। स्तरीकृत मतलब स्तर के तरह पाया जाता है हम लोग का त्वचा में उत्तक। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि ओल्ड जाइलम किस प्रकार का अपशिष्ट उत्पादों का संग्रहित किया जाता है, तो पौधों में अपशिष्ट का भंडारण ओल्ड जाइलम में होता है। तो ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रह किया जाता है, तो पौधे में अपशिष्ट का भंडारण करता है ओल्ड जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका झिल्ली की मुख्य विशेषता क्या है, यह केवल कुछ पदार्थों को ही गुजरने देता है दोस्तों। कोशिका झिल्ली का मुख्य विशेषता क्या है, कोशिका झिल्ली और भित्ति में अंतर है। भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन झिल्ली दोनों में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, यह केवल पदार्थ को ही गुजरने देता है, मतलब कुछ पदार्थों को ही गुजरने की अनुमति देते हैं। इसे सेमी परमेएबल कहा जाता है दोस्तों, अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है, इसीलिए कुछ गिना चुना को ही जाने देता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि किन जंतुओं के शरीर का तापमान वातावरण के ताप पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, तो निर्भर नहीं करता है। तो स्तनधारी और पक्षी का वातावरण के ताप पर निर्भर नहीं करता। हम लोग का जैसा तापमान है वैसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर है कि मछलियों, सरीसृप और उभयचर किस प्रकार के खून वाले हैं, तो ये ठंडे खून वाले हैं, कोल्ड ब्लडेड है। लेकिन स्तनधारी और पक्षी क्या होगा दोस्तों, ये वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड, इसीलिए हम लोग का। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि राइजोबियम जीवाणु पौधे के पोषण में कैसे भूमिका निभाते हैं, तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे का उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करते हैं दोस्तों, तो राइजोबियम जीवाणु करते हैं। लाइसोजाइम किससे बना होता है, तो लाइसोजाइम किससे बना होता है, तो गोल्जीकाय बॉडी से बना होता है। लाइसोजाइम किससे बनते हैं, तो गोल्जीकाय बॉडी से कहा जाता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है लाइसोजाइम को। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सब ठंडे पानी से तीव्र अभिक्रिया करते हैं। जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होगा वो ठंडे पानी से तीव्र अभिक्रिया करेगा। अब मैग्नीशियम किससे करेगा दोस्तों, तो मैग्नीशियम गर्म धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। नेक्स्ट है कि कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अकार्बनिक पदार्थ में कौन परिवर्तित करता है। जो बोल रहा है कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में कौन परिवर्तित करता है दोस्तों, तो बैक्टीरिया और फंगस परिवर्तित करता है। कौन करता है, बैक्टीरिया और फंगस। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है दोस्तों, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जो 212 पोस्ट के लिए हुआ था, इसमें पूछा गया था कि कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो देख लेते हैं, क्रॉप फील्ड हो जाएगा, फसल का खेल, गार्डन, बगीचा या एक्वेरियम, यह कृत्रिम है जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। और प्राकृतिक जो होता है कि जो खुद प्रकृति द्वारा बना हुआ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या निर्धारित करता है दोस्तों, जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से बल की दिशा ज्ञात की जाती है। और लेफ्ट हैंड रूल से मोटर का जो अंदर विद्युत प्रेरण का दिशा ज्ञात किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में तर्जनी क्या दर्शाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी क्या दर्शाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सब देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप साइंस में इस टाइप का क्वेश्चन करके जाइएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि जो कि बैक्टीरिया और अन्य पदार्थों द्वारा अपघटन नहीं होता है दोस्तों। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है बैकेलाइट है, DDT है, पॉलीथीन है, डिटर्जेंट है और PVC है। डिटर्जेंट भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि मुकुलन
प्रजनन का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो यीस्ट और हाइड्रा और यीस्ट मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, ये अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अमीबा, लिशमैनिया और पैरामेशियम किस विधि से प्रजनन करता है? तो द्विविखंडन विधि से। अमीबा, लिशमैनिया और पैरामेशियम किस विधि से प्रजनन करते हैं? तो द्विविखंडन विधि से करते हैं। चलिए है कि प्लेनेरिया किस विधि से प्रजनन करते हैं? तो पुनर्जनन से। पा से प्लेनेरिया, पा से पुनर्जनन याद रखिएगा दोस्तों। फिर है कि हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मतलब हाइपोमेट्रोपिया जिसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, ये 2213 में पूछ लिया गया था कि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो इसको भी देख लीजिए कि हाइपरमेट्रोपिया जिसे दूरदृष्टि दोष कहता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? तो रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना पर नहीं बल्कि रेटिना के पीछे बनता है। कोई भी वस्तु किस पर बनता है? रेटिना पे बनता है। लेकिन अगर दूरदृष्टि दोष होगा तो रेटिना के पीछे वस्तु इमेज बनता है दोस्तों। रेटिना के पीछे इमेज बनेगा दूरदृष्टि दोष में। फिर है कि परमाणु शब्द किसने दिया था दोस्तों? तो डेमोक्रेटिस ने दिया था, डेमोक्रिटस ने दिया था। परमाणु शब्द किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि एक परमाणु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बना हो। परमाणु का नाभिक किससे मिलकर बना है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु पूछे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक पूछे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन बताए थे कि रदरफोर्ड ने किया था। और किस पर? गोल्ड फॉयल पर बौछार किया था दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस की खोज के दौरान रदरफोर्ड ने किस पन्नी का इस्तेमाल किया था दोस्तों? तो सोने के पन्नी का इस्तेमाल किया था। तो न्यूक्लियस की खोज के दौरान रदरफोर्ड ने किस पन्नी का इस्तेमाल किया था दोस्तों? तो सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था। और कब किया था? 1912 में किया था। लगभग 1000 फॉयल को एक साथ जोड़ के किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? तो ये आप लोग को पता होगा। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग किस में किया जाता है? तो जल शुद्धिकरण में किया जाता है विरंजक चूर्ण का प्रयोग। चलिए देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त नियम क्या है दोस्तों? तो उत्तर जो इसका होगा कि तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुणों को परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले दिए थे परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको सजाया गया था। लेकिन जो मेंडलीफ दिया था और बाकी सब दिया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसको सजाया था, इसलिए ये सही नहीं हो पाया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई थी? तो ये तत्वों को परमाणु द्रव्यमान पे, इसीलिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया था। नेक्स्ट है कि मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई तब कुल कितने तत्व थे दोस्तों? तो उस समय कुल 63 तत्व थे और लास्ट थोरियम तत्व थे इसका मेंडलीफ का आवर्त सारणी तत्व। फिर है कि डीएनए में कौन सा 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं दोस्तों? तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। देख लेते हैं कि एडेनिन, पहला एडेनिन होगा, फिर दूसरा है कि गुआनिन, फिर तीसरा है साइटोसिन और चौथा है थाइमिन होता है दोस्तों। फिर पूछता है कि डीएनए में कौन से बेस आपस में जुड़े होते हैं? मतलब एडेनिन और थाइमिन के बीच जो होते हैं दोस्तों, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ था। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ था, इसमें डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कभी कभी पूछता है कि एडेनिन तथा थाइमिन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है दोस्तों। फिर है कि डीएनए कि दोनों लड़ियों के बीच कौन सा रासायनिक बंध पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। डीएनए की दोनों लड़ियां, जैसे डीएनए की संरचना है, दोनों के बीच जो ये लड़ी पाया जाएगा कौन सा रासायनिक बंध पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों? जल है। प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 6H2O बल पर 12 CO2 ऐसा देख लीजिएगा। इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा जल। प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है, और ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन में इस तरह का दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। हरा मत मार के आइएगा दोस्तों, बहुत सा जो जिसको नहीं पता होता वो हरा के मान के आ जाता है। हरा तो क्लोरोफिल में मदद करता है, ना कि प्रकाश संश्लेषण में। तो किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो लाल रंग में। और किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है दोस्तों? तो बैंगनी या हरे रंग में, क्योंकि हरा रंग परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। बैंगनी या हरे रंग में सबसे कम होता है दोस्तों, और सबसे अधिक लाल रंग में। सबसे अधिक आवृत्ति और ऊर्जा वाली तरंगें कौन सी है दोस्तों? तो सबसे अधिक आवृत्ति और ऊर्जा वाली तरंगें गामा किरणें हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा कि गामा, एक्स, UV, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड और रेडियो वेव। तो सबसे अधिक जो इसमें होगा गामा का सबसे अधिक
आवृत्ति होगी और ऊर्जा होगी, और इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। तरंगदैर्ध्य किसका कम होगा? तो गामा का कम होगा। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होगा दोस्तों? तो रेडियो वेव का होगा। ये सीक्वेंस देख लीजिएगा, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाली तरंगे कौन सी है? तो रेडियो तरंगे है, रेडियो तरंगे है। ये पूरा जो दिया हुआ है चुंबकीय तरंगे, उसको याद कर लीजिएगा क्रोनोलॉजी से। तो सबसे अधिक किसका होता है, सबसे कम, ये देख के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि रिमोट कंट्रोल में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। रिमोट कंट्रोल जो घर में रिमोट रहता है उसमें किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग, अवरक्त किरणों का। फिर है कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए कौन सी तरंगे प्रभावी रहते हैं? तो अवरक्त। अभी कोहरा में देखते हैं कि कोहरा में एक लाइट होता है फॉग लाइट, फॉग लाइट जो ट्रेन में पीला पीला दिखता है, उसमें भी अवरक्त किरणें का प्रयोग होता है दोस्तों। फिर है कि किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ साइंस का टॉपिक लाए हैं, तो देखिए यहाँ पे मेरा साइंस लाने का टॉपिक है कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, उसी टॉपिक को हम लेके आए हैं दोस्तों। इस तरह का टॉपिक आ रहे हैं, तो बिना कुछ देरी किए हुए आप लोग इस टॉपिक को भी पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए दोस्तों। यहीं तक हम अपने बात को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।